नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, साइंस की मॉक टेस्ट सीरीज़ में एक और मॉक टेस्ट लेके आया हूं साइंस का। आपका कोई भी एग्ज़ाम, चाहे वो आप यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हों, रेडियो ऑपरेटर भर्ती का एग्ज़ाम दे रहे हों, या कोई भी एग्ज़ाम जो आपका अभी होने वाला है और जिसमें साइंस पूछी जाएगी, तो साइंस के लिए एक और मॉक टेस्ट मैं लेके आया हूँ। तो चलिए आज का मॉक टेस्ट शुरू करते हैं। क्या कहा गया है? पहला प्रश्न, 50 प्रश्न इस मॉक टेस्ट के अंदर हैं और पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या कहता है? एक समान वेग से चल रही गाड़ी में एक व्यक्ति प्लेटफॉर्म पर गेंद गिराता है। प्लेटफॉर्म पर खड़े एक प्रेक्षक द्वारा देखी जाने वाली गेंद का पथ कैसा होगा? दोस्तों, जब चल रही गाड़ी से आप कोई गेंद गिराएंगे तो जो गेंद का पथ होगा ना, वो परवलयाकार होगा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। ठीक है, वो पैराबोलिक पथ में गिरेगी, आप याद रखिएगा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अच्छा, वैसे अगर पूछे कि वेग कैसी राशि है, दोस्तों वेग सदिश राशि होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्यों चलते हैं। रेडियो प्रसारण में एएम का पूर्ण रूप क्या होता है? दोस्तों, रेडियो प्रसारण में जो एएम होता है ना, ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को बताता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ठीक है, याद रखिएगा। जो हमारे सिग्नल काम करते हैं ना, वो इसी के बेस पे काम करते हैं। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न क्यों चलते हैं। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसे भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है या मिसाइल प्रौद्योगिकी का पिता कहा गया? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। क्या आपको पता है कि इनकी आत्मकथा का नाम विंग्स ऑफ फायर है? विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा का नाम है? तो डॉक्टर कलाम साहब की आत्मकथा का नाम विंग्स ऑफ फायर है। याद रखना, इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से वह युक्ति कौन सी है जो सिग्नल को निम्न प्रतिरोध क्षेत्र से उच्च प्रतिरोध क्षेत्र में अंतरित कर देती है? दोस्तों, कौन सी ऐसी युक्ति है? उसे कहा जाता है ट्रांजिस्टर। दोस्तों, जो ट्रांजिस्टर होता है ना, ये निम्न प्रतिरोध क्षेत्र से उच्च प्रतिरोध में सिग्नल को ट्रांसफर कर देता है। और प्रतिरोध ना एसी धारा की जो वोल्टता होती है, जो वोल्टेज होता है, उसको बढ़ाने और घटाने का कार्य भी करता है। याद रखना, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न क्यों चलते हैं। नीले कांच की प्लेट धूप में कैसी दिखाई देती है? अच्छा, नीले कांच की प्लेट धूप में नीली क्यों दिखाई देगी? दोस्तों, सिंपल सा क्वेश्चन है कि नीले कांच की प्लेट धूप में नीली इसलिए दिखाई देती है क्योंकि वह नीले रंग को संक्रमित करती है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न क्यों चलते हैं। ब्लैक होल की जानकारी सबसे पहले किसने दी थी? दोस्तों, ब्लैक होल के बारे में सबसे पहले बताया था भारतीय वैज्ञानिक एस चंद्रशेखर ने। याद रखिएगा, ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक ऐसा क्षेत्र है जहां पे प्रकाश नहीं पहुंचता और जिसकी सीमा असीमित होती है। याद रखना, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एयर ब्रेक का आविष्कार किसने किया था? वेस्टिंग हाउस के द्वारा एयर ब्रेक बनाए गए थे। स्कूटर का आविष्कार किसने किया था? ब्रॉड शॉ के द्वारा। गैस इंजन का आविष्कार ये डायमलर ने किया था। टाइप मशीन का आविष्कार किसने किया था? सोल्ज ने किया था। टाइप मशीन सोल्ज। तो आप देख सकते हैं कौन सा बनना होगा आपका। ये बनना है 3 1 4 3 1 4 2 3 1 4 2। ठीक है, याद रखिएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न। क्वेश्चन संख्या 8। किसी बत्ती में तेल के ऊपर चढ़ने का कारण क्या है? दोस्तों, बत्ती में तेल के ऊपर चढ़ने का कारण है पृष्ठ तनाव। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। पृष्ठ तनाव के कारण जो मतलब बत्ती में तेल होता है वो ऊपर चढ़ता है। अगर पृष्ठ तनाव कभी ऑप्शन में ना आए तो केशिकात भी इसका उदाहरण होता है। ठीक है, केशिकात और पृष्ठ तनाव दोनों आप लगा सकते हैं। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 9 क्या कहता है? अतिचालक वह है जिसका डैश शून्य होता है। दोस्तों, जो अतिचालक होते हैं ना, अतिचालक का प्रतिरोध शून्य होता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। वैसे अगर आपसे पूछे प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 10 क्या कहता है? व्हीटस्टोन सेतु पर विचार करना है। व्हीटस्टोन सेतु पहला है आपका, किसी बंद परिपथ में परिवर्तन का विभव में परिवर्तन का योग शून्य होता है। अच्छा, उसके बाद में है किसी संधि पर पहुंचने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग अनंत होता है। ये गलत है दोस्तों, ये अनंत नहीं होता, ये शून्य होता है। तो इसके कौन कौन से आपके सही कथन है? आपके व्हीटस्टोन सेतु एक तो पहला, और दूसरा कौन सा कथन बनेगा आपका? अच्छा, पूछा कौन सा? अच्छा, कौन से सही नहीं है? सॉरी, इन्होंने पूछा है आपका सही नहीं है। तो सही नहीं है कौन कौन से? तो इसका सही होगा आपका जो पहले वाला है व्हीटस्टोन सेतु। और ये दोस्तों, किरचॉफ के नियम के अनुसार जो किसी भी संधि पर पहुंचने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है तथा बंद परिपथ में विभव में परिवर्तन योग शून्य होता है।
ठीक है। तो हम कह सकते हैं इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन डी, 1 और 2 ये आपके सही नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा 1 और 2 ये सही नहीं है। सॉरी 1 और 2 पे लगा रहे हैं हम, सॉरी कहाँ बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे ना आपका ये वाला जो बीजगणित धाराओं का योग अनंत है ये आपका शून्य होता है, तो ये तो हो गया आपका गलत। दूसरा ये आपका विभव में परिवर्तन योग शून्य होता है, ये सही है और ये सही है। मतलब आपका सही कौन कौन से बनेंगे, आपका सही बनना है दूसरा वाला सही है, लेकिन आपका पहला और तीसरा जो है आपका, अच्छा पहला और तीसरा है, तो इसका सही जवाब बनेगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, आपका ऑप्शन सी सही है यहाँ पे, क्योंकि केवल 3 गलत है, बाकी दोनों ऊपर के सही हैं, केवल 3 यहाँ पे सही है। क्लियर, याद रखना इंपॉर्टेंट है, पूछ ले जाता है, मैं इसको सही रूप से पढ़ नहीं पाया था। नेक्स्ट आपका, पक्षियों को बहुत ऊंचाई पर उड़ते समय सांस में परेशानी क्यों नहीं होती। दोस्तों इसका जवाब है कि जो पक्षी होते हैं ना वो बहुत अधिक ऊंचाई पर इसलिए उड़ सकते हैं क्योंकि उनमें एयर सेल होते हैं। एयर सेल का मतलब कि वायुकोश होते हैं, तो इसका सही जवाब है उनमें अतिरिक्त वायुकोश होते हैं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगर क्वेश्चन आए कि पक्षियों के हृदय में कितने चैम्बर, 4 चैम्बर होते हैं। नेक्स्ट आपका, किसी तुल्यकाली उपग्रह की पृथ्वी से औसत दूरी कितनी होती है। दोस्तों तुल्यकाली उपग्रह जो छोड़े जाते हैं ना ये 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर छोड़े जाते हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, ऑप्शन बी, याद रखना। नेक्स्ट आपका, लक्स किसकी इकाई है। दोस्तों लक्स जो होता है ना ये आपकी इकाई होती है किसकी, तो इसका सही जवाब होगा ये प्रकाश की मात्रा मापने की इकाई होती है। प्रकाश की मात्रा, और प्रकाश की मात्रा क्या होती है, दीप्ति, प्रदीप्ति मापने की इकाई जो होती है वो लक्स होती है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका, रडार का प्रयोग किस में किया जाता है। दोस्तों रडार का प्रयोग मुख्य रूप से हम करेंगे जो रेडियो तरंगें होती है ना इसके द्वारा हम किसी वस्तु की लोकेशन को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, वायुयान की गति, वायुयान की दिशा का पता लगा सकते हैं। तो रेडियो तरंगों के द्वारा वस्तु की स्थिति का पता लगाने के लिए आप रडार का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। ठीक है, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका, एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है। दोस्तों पानी पीने से हमें कोई भी ऊर्जा नहीं मिलती, तो इसका सही जवाब होगा 0 कैलोरी, इसका सही जवाब ऑप्शन सी। क्लियर। नेक्स्ट, बॉक्साइट किसका अयस्क है। दोस्तों बॉक्साइट अयस्क होता है एल्यूमिनियम का, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। और एल्यूमिनियम का ना एक अयस्क और याद रखिएगा, कोरंडम। एल्यूमिनियम का एक अयस्क और है कोरंडम। साथ साथ आपसे कभी पूछे कि क्रायोलाइट किसका अयस्क है, तो क्रायोलाइट भी आपका ये एल्यूमिनियम का अयस्क होता है, क्रायोलाइट, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। कोरंडम और क्रायोलाइट तथा बॉक्साइट सब एल्यूमिनियम के अयस्क हैं। हमारी धरती की क्रस्ट में सबसे ज़्यादा मिलने वाली धातु एल्यूमिनियम होती है, याद रखना। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 13 होता है। नेक्स्ट आपका, सिगरेट के धुएं में कौन से प्रदूषक होते हैं। दोस्तों जो सिगरेट का धुआं होता है ना इसमें बेंजीन होता है और कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, बेंजीन और कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित है। दोस्तों कौन कौन सही सुमेलित है हमें बताना है। तो देखें, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। दोस्तों सल्फर डाइऑक्साइड जो करती है ना ये अम्ल वर्षा करती है, तो यहाँ पे दांत लिखा गया है, ये आपका मतलब गलत है ये तो आपका। अच्छा यहाँ पे देखें, फ्लोराइड प्रदूषण, जो भोपाल गैस त्रास देती है वो फ्लोराइड प्रदूषण था, वो गलत है आपका। मिथाइल आइसोसाइनेट अम्ल वर्षा, और यह है आपकी ओजोन रिक्तता, तो ये ओजोन परत में अगर खत्म हो जाती है, मतलब ओजोन परत डैमेज होगी तो इससे आपको स्किन कैंसर हो सकता है, ये सही है आपका, बाकी सारे आपके गलत हैं। अच्छा इनका सही मिलान क्या होता, तो देखो सल्फर डाइऑक्साइड अम्ल वर्षा करती है, फ्लोराइड प्रदूषण से दांत डैमेज हो जाते हैं, मिथाइल आइसोसाइनेट में भोपाल गैस त्रासदी, और ओजोन परत चर्म कैंसर, इस तरह से मिलान होता है। अब जो भी आप याद रखें आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका, उत्प्लावकता से संबंधित सिद्धांत किसने दिए थे। दोस्तों उत्प्लावकता से संबंधित सिद्धांत दिए थे आर्किमिडीज के द्वारा, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। आर्किमिडीज के द्वारा उत्प्लावकता से संबंधित सिद्धांत दिए गए हैं, आप याद रखिएगा, पूछे जाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते, क्वेश्चन संख्या 20 क्या कहता है। क्वेश्चन है आपका, इंडेन गैस एक मिश्रण है। दोस्तों जो इंडियन गैस होती है वो एलपीजी होती है एक्चुअल में, तो इंडियन गैस किस किस का मिश्रण है, तो ये आपका ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में लिखा गया मॉर्फिन। दोस्तों जो मॉर्फिन होती है ये एनाल्जेसिक होती है, मतलब दर्द दूर कर सकती है। बोरिक अम्ल जो होता है ये एंटीसेप्टिक होता है। जर्मन सिल्वर ये आपकी मिश्र धातु होती है, और सोडियम को केरोसिन तेल में रखा जाता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब बनेगा 2, 1, 4 और ये बनेगा 3, 2, 1, 4, 3। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब बनता है। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला हाइपोबिलियन क्या होता है। दोस्तों जो फोटोग्राफी होती है इसमें जो हाइपोबिलियन का यूज करते हैं ये एक्चुअल में सोडियम थायोसल्फेट होता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है।
सोडियम थायोसल्फेट, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका ग्रहों की गति के नियम किसने दिए थे? सिंपल क्वेश्चन है, केपलर के द्वारा ग्रहों की गति के नियम दिए गए थे। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अच्छा, यहाँ पे ना एक नियम लिखा, व्यक्ति का नाम है कोपरनिकस। ब्रह्मांड की खोज किसने की थी? ब्रह्मांड की खोज कोपरनिकस के द्वारा की गई है, याद रखिएगा। न्यूटन ने गति के नियम दिया और गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन ने दिया था। निम्नलिखित में से कौन सा अणु एक परमाणु कण नहीं है? अच्छा, परमाणु कण नहीं होता है तो इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन, लेकिन ड्यूट्रॉन नहीं होता। ड्यूट्रॉन परमाणु कण नहीं है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका, अच्छा अगर आपसे पूछा जाए कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने की थी। ये बहुत आता है एग्जाम में। प्रोटॉन की खोज चैडविक और रदरफोर्ड ने की थी। सॉरी, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक, रदरफोर्ड ने की थी प्रोटॉन की खोज, और थॉमसन ने की थी इलेक्ट्रॉन की खोज, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि वे बनी होती हैं। दोस्तों, पॉलीथीन की थैलियों को आप नष्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये पॉलीमर की बनी होती हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर। स्वचालित वाहन निर्वाचक यानी कि ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट का सबसे अविषालु धातु प्रदूषक कौन सा होता है? तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? जो लेड होता है ना, लेड सबसे खतरनाक होता है इसमें, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। जितने भी आपके ऑटोमोबाइल व्हीकल होते हैं ये इनमें निकलता है आपका लेड। क्लियर, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। अच्छा, लेड का संकेत क्या होता है? पीबी, और गैलेना इसका अयस्क होता है। कभी क्वेश्चन आए कि गैलेना किसका अयस्क है? लेड का अयस्क है गैलेना। क्लियर। अच्छा, अगर यहाँ पे लिखा गया मरकरी की कंजम्पशन से कौन सा रोग हो सकता है? मीनामाटा। मरकरी की कंजम्पशन से मीनामाटा रोग हो सकता है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। और बैरोमीटर में क्या भरी जाती है? उसमें मरकरी अर्थात पारा भरा जाता है। मरकरी को पारा ही बोलते हैं आप, याद रखिएगा। अच्छा, यहाँ पे लिखा गया आपका कैडमियम की कंजम्पशन से एक रोग होगा इटाई। तो कभी क्वेश्चन आए कि इटाई रोग किससे होता है? कैडमियम की अधिकता से। जब जल में कैडमियम की मात्रा मिल जाएगी तो इससे आपको इटाई रोग हो सकता है। क्लियर। कॉपर भारत में खेतड़ी की खान है, और खेतड़ी की खान क्यों प्रसिद्ध है? तो ये कॉपर के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। गर्म करने पर जो एक्सपेंशन होता है वो क्या होता है? दोस्तों, सिंपल सा क्वेश्चन है कि गर्म करने से विस्तारण पदार्थ का घनत्व घटा देता है, याद रखिएगा। गर्म करने से विस्तारण जो होता है पदार्थ का घनत्व घटा जाता है। दोस्तों, घनत्व एक ऐसी भौतिक राशि है जो कभी भी परिवर्तित नहीं हो सकती। अंतरिक्ष में, धरती पर, मतलब ऊंचाई पर, गहराई में घनत्व कभी भी चेंज नहीं हो सकता। मतलब ये आपकी एक अपरिवर्तितशील राशि है, याद रखिएगा इसके बारे में। सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व क्या है? दोस्तों, जितने भी जैविक यौगिक होते हैं इनका मूल तत्व जो मिलेगा आपको वो कार्बन होता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। जितने भी जैविक चीज़ें होंगी वो सारी कार्बनिक यौगिक से बनी होती हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। वैसे अगर आपसे पूछे कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। और मैं आपको बता दूं, कार्बन जो होता है ना, इसका परमाणु क्रमांक 6 होता है। अच्छा, कार्बन से कार्बन डेटिंग याद रखना है। कार्बन डेटिंग क्या होता है कि जो जीवाश्मों की आयु होती है, फॉसिल्स की एज को फाइंड करते हैं। जो हमारे फॉसिल्स हैं उनकी एज को फाइंड करने की टेक्निक क्या होती है? कार्बन डेटिंग। और इसके लिए हम C14 का यूज करते हैं। कौन सा आइसोटोप यूज करेंगे? C14 को यूज करते हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया है नाइट्रोजन। हमारे जो एटमॉस्फेयर है, मतलब वायुमंडल, इसमें कितनी परसेंट होती है? 78% नाइट्रोजन होती है, 78% होती है। और जो चिप्स के पैकेट होते हैं ना, लेस वगैरह, चिप्स के पैकेट में प्रिजर्वेटिव के रूप में कौन सी गैस को यूज करते हैं? नाइट्रोजन को यूज करते हैं। आप बल्ब में भी नाइट्रोजन को यूज कर सकते हैं, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया ऑक्सीजन को लिविंग या लाइफ गैस भी कहा जाता है। लाइफ गैस किसको कहा गया है? जवाब होगा आपका ऑक्सीजन को। मतलब जीने के लिए सबसे आवश्यक गैस जो होती है मानव को, वो ऑक्सीजन होती है, याद रखिएगा। आपसे पूछा गया सभी जैव यौगिक का अनिवार्य तत्व कार्बन होता है। सड़क पर रोशनी में प्रयुक्त पीले लैंपों में किसका प्रयोग किया जाता है? दोस्तों, जो पीले लैंप होते हैं ना, ये सोडियम भरी जाती है इनमें। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। दोस्तों, सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11 और इसका संकेत होता है Na, याद रखना। अगर कभी क्वेश्चन आए कि सोडियम का लैटिन नाम क्या है? नेट्रियम। सोडियम का लैटिन नाम नेट्रियम होता है, याद रखना। और सोडियम को आप चाकू से काट सकते हैं। ये ऐसी धातु है जिसको आप चाकू से काट सकते हैं। साथ साथ इसको आप मिट्टी के तेल में रखेंगे। तो कभी क्वेश्चन आए कि सोडियम को किस में रखा जाता है? मिट्टी के तेल में रखा जाता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा ओजोन रिक्ति कारक है? दोस्तों, ओजोन का दुश्मन कौन है? तो याद रखिएगा, ओजोन का दुश्मन क्लोरोफ्लोरोकार्बन,
कार्बन टेट्राक्लोराइड और हेलोन्स होते हैं, मतलब ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। 1 2 3 ये सभी आपके ओजोन को डैमेज करते हैं। वैसे अगर क्वेश्चन आए कि ओजोन का सूत्र क्या होता है, O3 होता है। चलिए कमेंट में लिख के बताइएगा ओजोन की आकृति कैसी होती है, कमेंट में जरूर लिख के बताएं ओजोन की आकृति कैसी है। ओजोन डे कब होता है, 16 सितंबर को ओजोन डे होता है। ओजोन परत कहाँ मिलती है, स्ट्रेटोस्फीयर अर्थात समताप मंडल में देखी जाती है, याद रखना, ये पूछ लेता है एग्जाम में। नेक्स्ट प्रश्न आपका, प्याज किसका रूप है। दोस्तों प्याज जो होता है ना ये तना होता है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, प्याज तना। अच्छा अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों प्याज में किसके कारण आंख से आंसू निकलते हैं, तो सल्फेनिक अम्ल, प्याज में सल्फेनिक अम्ल के कारण आंसू निकलते हैं, याद रखिएगा, पूछ लेता है एग्जाम में, सल्फेनिक अम्ल के कारण आंसू निकलते हैं। क्लियर, याद रखना, पूछ लेगा कभी एग्जाम में, तो प्याज तना होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वैसे प्याज अनुसंधान केंद्र महाराष्ट्र में लातूर में। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। चलिए सूची 1 का सूची 2 से मिलान करते हैं। क्या है, कमजोर नज़र, ओहो नज़र ही कमजोर हो गई, तो नज़र कमजोर होगी किससे, विटामिन ए की कमी से, क्योंकि विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है और रतौंधी में नज़र आपकी कमजोर हो जाती है। ऑप्शन इस मतलब ए वाला जो है वो 3 से मेल खाता है। अरक्तता मतलब एनीमिया, और जब एनीमिया होगा तो आयरन की कमी हो जाती है। त्वचा से संबंधित समस्या, तो स्कर्वी रोग होगा, त्वचा से संबंधित विटामिन सी। हड्डियों का टूटना, कैल्शियम की कमी, हड्डियां टूटेंगी कैल्शियम की कमी से, तो सही जवाब क्या बनेगा इसका, 3। 3 के बाद में बी वाला 1 से मेल खाता है, 3 1 2 4, 3 1 2 4 यानी कि ऑप्शन डी इसका सही जवाब बनता है। क्लियर, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 33 क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन सा मच्छर जनित रोग नहीं है। ओके, मच्छर जनित रोग नहीं है, मलेरिया बिल्कुल है, स्लीपिंग सिकनेस और डेंगू फाइलेरियासिस। अच्छा स्लीपिंग सिकनेस का मतलब क्या है, नींद की बीमारी, तो मच्छर के द्वारा नींद की बीमारी नहीं होती, ये आपकी किससे होती है, आपकी सीसी मक्खी, सुने होंगे कभी आप, सीसी मक्खी के काटने से ये स्लीपिंग सिकनेस होती है। ठीक है, सीसी मक्खी के काटने से इस बीमारी को मतलब फैलाता ही है ये, तो ये आप याद रखिएगा। बाकी मलेरिया, फाइलेरियासिस और डेंगू सब मच्छर से होते हैं और ये मादा मच्छर होती हैं। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 34, किस प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है, सही जवाब है केंचुआ। केंचुए को किसान का मित्र कहा जाता है, याद रखिएगा। और जो दोस्तों जो केंचुआ होता है ना, इसमें कोई आंख नहीं होती है, कभी क्वेश्चन आए कि केंचुए में कितनी आंख, कोई आंख नहीं होती। केंचुआ बाइसेक्सुअल होता है। बाइसेक्सुअल का मतलब क्या है, द्विलिंगी जंतु है, एक ही बॉडी में मादा और पुरुष मतलब नर और मादा दोनों के पार्ट होते हैं, तो ये जो होता है आपका बाइसेक्सुअल होता है। कभी क्वेश्चन आए कि केंचुए की खेती को क्या कहा जाता है, बर्मी कल्चर, इंपॉर्टेंट पूछ लेता है। बर्मी कल्चर क्या है दोस्तों, केंचुए की संवर्धन करना बर्मी कल्चर कहलाता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पूछ लेता है बर्मी कल्चर। क्लियर, अच्छा दोस्तों यहाँ पे लिखा गया आपका मधुमक्खी, मधुमक्खी में कितनी आंख होती हैं, 5, और मधुमक्खी पालन को बोलते हैं एपीकल्चर, एपीकल्चर, याद रखिएगा, पूछ लेता है एग्जाम में। अच्छा यहाँ पे लिखा गया चींटी, चींटी जो होती हैं ये फिरोमोन इफेक्ट छोड़ती हैं, और फिरोमोन इफेक्ट के कारण ये एक सीधी लाइन में चलती हैं। तो कभी क्वेश्चन आए कि चींटियाँ किस कारण से एक सीधी लाइन में चलती हैं, फिरोमोन प्रभाव के कारण। और चींटियों से कौन सा अम्ल निकलता है, फॉर्मिक अम्ल, जिसको मैथेनोइक एसिड भी कहा जाता है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। क्लियर, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन क्या है आपके 35, सर्वदाता व्यक्ति किसको कहा गया। दोस्तों सर्वदाता कहा जाता है आपका ओ निगेटिव को। तो ओ निगेटिव जो होता है ना ये यूनिवर्सल डोनर होता है। रेसिपेंट पूछेगा सर्वग्राही, तो AB प्लस सर्वग्राही होता है। क्लियर, अगर आपसे पूछे कि रुधिर बर्ग की खोज किसने की थी, लैंड स्टीनर के द्वारा की गई थी। रुधिर बर्ग की खोज किसने के द्वारा की गई, लैंड स्टीनर के द्वारा की गई थी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है, सही सुमेलित है बताना है। दोस्तों देख लेते हैं इसमें कौन कौन सा है। देखो जैव विविधता, जैव विविधता शब्द किसने दिया था, तो जैव विविधता शब्द दिया था आपका किसने दिया था आपका, यहाँ पे कौन कौन से हैं दोस्तों, जैव विविधता शब्द वॉल्टर रोजन ने दिया था, तो ये रिटर लिखा हुआ है, ये गलत है आपका। इकोसिस्टम शब्द टेंसले ने दिया था। अच्छा सही शब्द जो मिला हुआ है आपका, तो वो है आपका बायोस्फीयर रिजर्व, क्योंकि बायोस्फीयर रिजर्व जो कॉन्सेप्ट दिया था वो दिया था एडवर्ड सुएस ने, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। बाकी आपके सारे गलत मिले हुए हैं, ठीक है। इकोलॉजी शब्द किसने दिया था, हैकल ने दिया था, इकोलॉजी हैकल,
ये आप याद रखना, अर्नेस्ट हैकल जिसका नाम था। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की ओर। लाइकेन किसका इंडिकेटर होता है? तो लाइकेन जो इंडिकेटर है ना, ये आपके वायु प्रदूषण का होता है। दोस्तों लाइकेन बताता है सल्फर की मौजूदगी को। अगर लाइकेन बढ़ रहा है, मतलब ग्रो हो रहे हैं, तो सल्फर का प्रदूषण जो होता है वो कम है। अगर लाइकेन मर जाए तो सल्फर का प्रदूषण बढ़ चुका है, मतलब वायु में सल्फर की जो प्रदूषण की मात्रा उसको बताता है लाइकेन, याद रखिएगा। और लाइकेन जो होता है ना, सिम्बायोटिक रिलेशन रखता है किस किस के बीच में? दोस्तों लाइकेन जो होता है ना, कवक और शैवाल के बीच की कड़ी है। कवक और शैवाल के बीच का लिंक है लाइकेन, तो फंगस और एल्गी के बीच में आता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। वृक्ष की आयु वर्षों में निर्धारित की जाती है। दोस्तों वृक्षों की आयु जो निर्धारित करेंगे ना, वो किससे करेंगे आप? तो वार्षिक बलों के आधार पर इनमें रिंग बनती है। देखो क्या है, सिंपली आप वृक्ष का कोई स्टेम लें, तना लें, इस तने में आप सूक्ष्मदर्शी से देखें, छोटी छोटी आपके छल्ले दिखाई देंगे इस तरह से। जितने छल्ले होते हैं ना, जितने रिंग बनते हैं, उसके आधार पर आप बता देंगे कि पेड़ इतने साल का है। तो वार्षिक बलों के आधार पर वृक्ष की आयु ज्ञात की जाती है। नेक्स्ट आपका, जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति। दोस्तों यदि ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन घटती है, सांद्रता घटेगी, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, तो रक्त की जो श्वास की गति है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि जैसी आपकी बॉडी में मतलब ऑक्सीजन कम होगा, आप जल्दी जल्दी सांस लेंगे, आपकी श्वसन दर बढ़ जाती है। वैसे अगर क्वेश्चन आए कि मानव की श्वसन दर 1 मिनट में कितनी होती है? 16 से 18 बार। मानव सामान्यतः 1 मिनट में 16 से 18 बार सांस लेता है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है। क्लियर। चलिए, सौर ऊर्जा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? दोस्तों सौर ऊर्जा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो आप देखेंगे, वो देखेंगे किसमें? ऑक्सीजन चक्र में। ऑप्शन डी इसका सही जवाब, ऑक्सीजन चक्र। क्यों? क्योंकि सौर ऊर्जा बनेगी तभी तो प्रकाश संश्लेषण होगा, और प्रकाश संश्लेषण होगा तभी तो ऑक्सीजन निर्मुक्त होगी। तो सौर ऊर्जा ये ऑक्सीजन चक्र को बनाती है। क्लियर, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका, वैसे अगर आपसे क्वेश्चन आए कि सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत जो है ना, वो नाभिकीय संलयन होता है, याद रखिएगा, पूछ लेता है एग्जाम में। नेक्स्ट आपका, किस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है? दोस्तों सबसे ज़्यादा अम्लीय वर्षा जो देखने को मिलेगी, वो सिंपल सा क्वेश्चन है, नॉर्वे में देखने को मिलती है। नॉर्वे में। अच्छा, इसका कारण भी हो सकता है कुछ, यहाँ पे कई सारे कारण, सल्फर पॉल्यूशन ज़्यादा देखा जाता है। और नॉर्वे की राजधानी क्या है? ओस्लो। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है, और ओस्लो में शांति का नोबेल मिलता है। क्लियर। अच्छा, मैं एक चीज़ और बता दूं, नॉर्वे को द लैंड ऑफ मिडनाइट सन, मध्य रात्रि सूर्य की भूमि कहा जाता है। मिडनाइट सन की भूमि किसको कहा गया है? दोस्तों मिडनाइट सन की भूमि कहा गया आपका नॉर्वे को, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। वैसे एक क्वेश्चन और बता देता हूँ, देखो अम्लीय वर्षा जो होती है ना, ये सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कारण होती है। सल्फर डाइऑक्साइड सल्फ्यूरिक अम्ल बनाती है, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नाइट्रिक अम्ल बनाती है। तो अगर गैस की फॉर्म में क्वेश्चन है तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और अम्ल पूछेगा तो H2SO4 और HNO3, दोनों याद रखना। एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम क्या है? अच्छा, पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम क्या है? अच्छा क्वेश्चन है, ग्रीन प्लेनेट। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम ग्रीन प्लेनेट है। वैसे कभी क्वेश्चन आए ना, जियोलॉजी क्या है? पृथ्वी का अध्ययन जियोलॉजी कहलाता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न आपका, मनुष्य के अंगों में से हानिकारक विकिरणों में से सबसे कम सुप्रभावी अंग है। दोस्तों जो विकिरण होता है, जो रेडिएशन होता है, उससे सबसे कम जो इफेक्ट होगा वो क्या होगा? सिंपल सा क्वेश्चन है, आप कॉमन सेंस लगा के बता सकते हैं। जो आपका मस्तिष्क है वो सबसे कम इफेक्ट होता है, आप याद रखिएगा, मस्तिष्क। क्लियर, क्योंकि मस्तिष्क लेयर के अंदर बंद रहता है। वैसे भी कभी क्वेश्चन आए कि मस्तिष्क की सेल क्या कहलाती है? न्यूरॉन। मस्तिष्क की सेल न्यूरॉन कहलाती हैं, आप याद रखिएगा। और ईईजी का प्रयोग मस्तिष्क की जो क्रिया प्रणाली है इसकी जांच करने के लिए किया जाता है। तो कभी क्वेश्चन आए कि ईईजी किससे संबंधित है? मस्तिष्क से संबंधित है। ठीक है। वैसे आपको एक चीज़ और याद रखनी है, राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? दोस्तों राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र ये मानेसर में है। मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र मानेसर हरियाणा में है, ये गुरुग्राम में आता है। ठीक है, हरियाणा। क्लियर, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका, विटामिन ए कहाँ संचित होता है? दोस्तों विटामिन ए ये लीवर में अर्थात यकृत में संचित होता है। विटामिन ए जो है इसका रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल, और ये फैट सोल्यूबल होता है, मतलब वसा में घुलने वाला विटामिन है। इसकी कमी से एक रोग हो सकता है रतौंधी। और विटामिन ए आंसू बनाने वाला विटामिन भी माना जाता है, याद रखिएगा। तो विटामिन ए का फॉर्मेशन कहाँ होता है? लीवर में होता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन संख्या 45 क्या कहता है? निम्नलिखित रोगों में से कौन टाइगर मच्छरों द्वारा संचारित होता है? तो दोस्तों टाइगर मच्छर द्वारा कौन सा रोग संचारित होगा? सही जवाब जापानी इंसेफ्लाइटिस। जापानी इंसेफ्लाइटिस टाइगर मच्छर द्वारा होता है, इसको क्यूलेक्स भी बोलते हैं। ठीक है, इस मच्छर को हम क्या बोलते हैं? क्यूलेक्स। क्लियर, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका, कंप्यूटर वायरस का मतलब क्या होता है? दोस्तों कंप्यूटर वायरस का मतलब है एक तरीके का
प्रोग्राम होता है ना, कंप्यूटर वायरस एक तरीके का प्रोग्राम है और ये एक कोड होता है विध्वंसक, ठीक है, डिस्ट्रॉय करता है हमारे ये जो प्रोग्राम होते हैं इनको, तो ये आप याद रखिएगा। वैसे अगर कभी क्वेश्चन है दुनिया का पहला कंप्यूटर वायरस कौन सा था, क्रीपर, दुनिया का पहला कंप्यूटर वायरस क्रीपर था। अच्छा, कभी आपसे क्वेश्चन आए बग क्या होता है, बग, कंप्यूटर में जो एरर आती है ना वो बग कहलाती है, कंप्यूटर में आने वाली गलती को बग कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है। अच्छा, कौन सी नहीं है, तो ये सही जवाब होगा प्रकाशीय भंडारण। क्यों, क्योंकि ये आपकी मेमोरी के लिए होती है, मेमोरी के लिए होती है, जबकि मॉडेम, अपलोड, साइबर स्पेस ये सब आपकी आईटी सेक्टर में होती है, जबकि ये जो ऑप्टिकल डिस्क है ये आपकी मेमोरी होती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन संख्या 48, क्या कहा गया है, निम्नलिखित में कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड के नाम से बेचा जाता है। दोस्तों पेंटियम जो ब्रांड है ना ये किसकी ब्रांड है, माइक्रो प्रोसेसर की ब्रांड है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। वैसे अगर कभी क्वेश्चन आए कंप्यूटर की चिप किसकी बनी होती है, सिलिकॉन की, कंप्यूटर की चिप सिलिकॉन की बनी होती है, याद रखिएगा। कंप्यूटर का जनक कौन है, चार्ल्स बेबेज, चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक माना जाता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न, विश्व व्यापक जाल अर्थात WWW के आविष्कारक कौन है, वर्ल्ड वाइड वेब। दोस्तों वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक है टिम बर्नर्स ली, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, टिम बर्नर्स ली, ठीक है। और अगर आपसे पूछे, चलो एक क्वेश्चन बताना, ईमेल का जनक कौन है, मेरे स्टूडेंट होंगे तो आप बता देंगे, ईमेल का जनक कौन है। क्लियर। पहले कंप्यूटर माउस के जन्मदाता कौन है। दोस्तों कंप्यूटर माउस के जन्मदाता माना गया किसे, डगलस एंजल बर्ट को, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, डगलस एंजल बर्ट, कंप्यूटर माउस को बनाया था इन्होंने। दोस्तों ये था एक छोटा सा मॉक टेस्ट, 50 क्वेश्चनों का हमने प्रैक्टिस की। आई होप ये सेशन आपको मजेदार लगा होगा। तो ये साइंस की मॉक टेस्ट सीरीज कैसी लगी आपको कमेंट में लिख के बताइएगा। जो भी प्रश्न आपसे पूछे गए हैं उनका आंसर करें। मिलता हूँ आपको अगले मॉक टेस्ट के साथ। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट में बेझिझक पूछ लीजिएगा, आपका कोई भी क्वेश्चन बच के नहीं जाने वाला। तो मिलूंगा आपके अगले मॉक टेस्ट का। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञानपीठ जी के पॉइंट।